अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी। हम बासियत कौम बहुत जज्बाती लोग हैं। हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, पूरे हकायक तक पहुंचे बगैर हम नतीजे अखज़ कर देते हैं। और ऐसी ही एक बदनुमा दाग एज अ कौम हमारे चेहरों पर लगा है। एक प्लांटेड और एक मुकम्मल तौर पर स्क्रिप्टेड एक वाकया 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर किया गया, जिसमें टिकटॉकर्स शामिल थे। इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बनाने के बाद ये पूरे पाकिस्तान की बदनामी बने। इंटरनेशनल जरीदों ने पाकिस्तान के खिलाफ लिखा, भारतीय लॉबी हरकत में आई और पाकिस्तान को बदनाम किया। पाकिस्तान को खवातीन के हवाले से खतरनाक तरीन शहर करार दिया। एक टिकटॉकर आयशा अकरम ने एक इंटरव्यू दिया फौरी तौर पर, और उसके बाद वो रोई धोई और शिकवा किया कि 400 मर्दों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, यंगस्टर्स ने मुझे नोचा मीनारे पाकिस्तान पर। पूरी कौम इस पर गुस्सा हुई। लोगों ने कहा हमें मर्द होने पर शर्म आती है, हमें पाकिस्तानी होने पर शर्म आती है, खवातीन के साथ बड़ी ज्यादती होती है। अब जो हकायक सामने आए हैं वो हम सब के लिए एक मुकाम है कि खुद को झंझोड़ें। वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और ये सोचें कि हम लोग क्यों सोचते नहीं हैं, क्यों जल्दी में आकर रिएक्ट कर जाते हैं। आयशा अकरम ने एक इंटरव्यू दिया है और रैम्बो उसका जो साथी था वो गिरफ्तार हुआ है। और आयशा अकरम ने जो इंटरव्यू में बातें की हैं वो इस वीडियो में वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, अंसार अब्बासी साहब इस पर क्या कहते हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब क्यों जज्बाती हुए, उसके साथ जनरल अमजद शोइब साहब क्या कहते हैं, आरिफ अहमद भट्टी साहब क्या कहते हैं, बैरिस्टर एहतशाम क्या कहते हैं, और इकरारुल हसन साहब जिन्होंने सबसे पहले आयशा का इंटरव्यू किया, वो जो मिलियंस में गया, बड़े पैसे भी उससे बनाए होंगे जाहिर है, वो क्या कहते हैं। अब जिन्होंने कहा था कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे बेटी पाकिस्तान में नहीं हुई, वो अब इस पर क्या कहते हैं। वे सारी डिटेल्स ए टू जी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताता हूं कि आयशा अकरम ने बुनियादी तौर पर इंटरव्यू में क्या कहा। वो कहती हैं 14 अगस्त को मैं रैम्बो के साथ ही मीनार पाकिस्तान आई थी और रैम्बो ने मुझे कहा कि मैंने तकरीबन 10 लोग हैं, 10 से 12 लोग हैं जो तुम्हारे फैंस हैं, वो तुम्हें देखना चाह रहे हैं, आपके साथ सेल्फीज बनाना चाहते हैं। तो आयशा चलें, आपने सिर्फ सेल्फी बनानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो वो कह रही है कि मुझे लगा कि शायद ठीक कह रहा होगा, सेल्फी ही बनानी है और सेल्फी बनाकर मैं वापस आ जाऊंगी। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे रैम्बो बार बार रिक्वेस्ट करता रहा और कहा कि तुम्हारे फैंस हैं, तुम्हारे साथ कोई भी गैर अखलाकी हरकत नहीं होगी, लिहाजा आप 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान चलें और वहां पर जाकर आप अपने फैन से मिलें और सेल्फीज बनाएं। और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि जब मैं मीनार पाकिस्तान पहुंची तो वो आगे 13 से 14 लड़के खड़े थे, उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज बनाई और रैम्बो ने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसी गैर अखलाकी हरकतें करूं जिससे लोग अट्रैक्ट हो। लोग नहीं अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन उस दौरान वो जो 13-14 लड़के थे जो रैम्बो के दोस्त थे, उन सब ने मिलकर मुझे हसार में लिया और ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि जिससे एक सारा क्राउड, एक मोब मेंटालिटी बन गई और एक खुड़ुमस मच गया। और लोग भी ज़ाहिर हैरान थे कि ये हो क्या गया, ये हो क्या रहा है। और एक ऐसा तासुर दिया गया कि कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी फिल्म स्टार या बहुत बड़ी टिकटॉक स्टार वहां पर आई हुई हैं और उनके साथ एक नाजेबा हरकत हो रही है, जिसकी वजह से सारे लोग आगे हुए देखने के लिए। लेकिन वो सारी हरकत करने वाले वो 13 लोग थे जिन्हें रैम्बो ने खुद बुलाया था। आयशा अकरम ये कह रही हैं मुझे मजबूर किया गया टेलीविजन पर आकर बोलने के लिए कि रैम्बो मेरा भाई है। आपको पता है वो वीडियोस भी सामने आई थी जिनमें वो किन गैर अखलाकी तरीके से उनके साथ मिल रही हैं, लेकिन उसके दौरान उन्होंने कहा कि वो मेरा भाई है। तो अब वो कह रही हैं, रोना शुरू हो गई। रोने के बाद उन्होंने कहा कि रैम्बो असल में मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं टेलीविजन चैनल्स पर जाकर कहूं कि वो मेरा भाई है। उसके साथ वो कह रही हैं 2 नए कैरेक्टर्स हैं, खान बाबा जिसका नाम है और बादशाह टिकटॉकर। ये दोनों रैम्बो के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल करते थे और इन तीनों ने मिलकर मुझसे कम से कम 10 लाख रुपए तक मुझसे बटोरे हैं। आयशा कह रही हैं कि मेरी एक नाजेबा वीडियो रैम्बो के हाथ लग गई। वो वीडियो लेकर वो खान बाबा के पास गया और खान बाबा आगे बादशाह खान के साथ, इनका एक नेक्सस है पूरा टिकटॉकर्स का। इन्होंने मिलकर मुझे ब्लैकमेल किया अपने दोस्तों के साथ और मुझसे बड़ी भारी रकूम इन्होंने ली हैं, पकड़ी हैं। और उसके साथ साथ वो कह रही हैं मुझे ये 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। ये खान बाबा के घर पे रहता था, उसकी बीवी का 1 साल तक ये शूट करता रहा। 10 लाख रुपए रैम्बो और खान बाबा ने मुझसे लिए हैं। मैं जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी चुप रही, मुझे जबरदस्ती भाई कहने पर मजबूर किया गया। मरकजी मुलजिम बादशाह खान टिकटॉकर है 32। और साथ साथ उन्होंने कहा कि 32 कॉल्स की तब भी पुलिस नहीं पहुंची थी। रैम्बो ने मुझसे बड़ी ज्यादती करवाई, मेरी फैमिली और मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं, अब हमें बचाया जाए।
इस दौरान जो SPCT इन्वेस्टिगेटर थे उन्हें भी फारिग किया गया, चूंकि उनके सामने हकायक सारे मौजूद थे कि इसका मरकजी मुलजिम असल में बादशाह खान टिकटॉकर और खान बाबा है, लेकिन उन्होंने सही टाइम पर इक़दामात नहीं किए और ये लोग पकड़े नहीं गए। उसके बाद DG इन्वेस्टिगेटर ये हैं, उन्होंने रात 10-12 बजे वो अपने दफ्तर में आए और वहां पर आयशा अकरम भी मौजूद थी, जिन्हें पता चला कि ये असल मुलजिम जो मरकजी मुलजिम है वो कोई और है। तो उसके बाद रात 12 बजे के बाद इन्होंने रावलपिंडी में रेड की, लेकिन बदकिस्मती से ये बादशाह टिकटॉकर जो है, जो मरकजी मुलजिम है, जिसने सारा ये प्लान बनाया, वो भाग गया। वो 15 मिनट पहले उसे पुलिस के किसी आदमी ने इतला दी और वो भाग गया। ये हमारी बदकिस्मती है, ये पुलिस की नाअहली है, और ये वो सिस्टम है जिसके अंदर से ये मुलजिम बच जाते हैं। आयशा अकरम ने कहा, और वो बड़ी रोई भी कि मुझे फैमिली थ्रेट्स दी जा रही हैं। रैम्बो कह रहा है कि असल में आयशा हम सबको ब्लैकमेल कर रही थी, और दोनों ने मिलकर कहा, आयशा कह रही है रैम्बो का प्लान था, रैम्बो कह रहा है आयशा का प्लान था। लेकिन जो चीज वाज़ेह तौर पर सामने आई है वो ये है कि जनाब ये सारा था प्लान, ऑफिशियली प्लान किया गया था, और इस प्लान को बाकायदा एक स्क्रिप्ट के थ्रू मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। और ये स्क्रिप्ट किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी, अभी दो जो मरकजी मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। अभी जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूं, इसी दौरान एक खबर मिली है, एक इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ एक वॉइस क्लिप्स हैं आयशा अकरम की जो वायरल हो गई हैं, जो सामने आ गई हैं, जिनमें वो और रैम्बो लोगों के साथ पैसों की नेगोशिएशंस कर रहे हैं। वो कि मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरिम को अंदाज़न कितना, मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तौर पे वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। अब ये ऐसा गैंग था जो लोगों को ब्लैकमेल करता था। आयशा लोगों के साथ जाती थी, तस्वीर बनाकर लाती थी, और उसके बाद ये सारे मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। पूरा ग्रोह था, सरगना था ये रैम्बो और आयशा उसके, और इन्होंने पाकिस्तान की जगहसाई की है। इस पर खलीलुर रहमान कमर साहब बोले, ये लड़की गिरगिट है, इसने गिरगिट की तरह रंग बदले। मैं वो पहला बंदा हूं जिसने सबसे पहले कहा था कि सब्र करें, इस मामले को पूरी तरह समझने दें। अब हमारी जिंदगी तकरीबन इससे अगले 20-22 साल मुतासिर होती रहेगी और मर्दों के खिलाफ एक राय बनती रहेगी। वो मक्कार है। इस पर एंकर ने जब एतराज किया कि आप ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल कर सके कि वो मक्कार है, के बाद वो दूसरी तरफ जाने वाले थे, वो ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहे थे जो शायद टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं इस्तेमाल हो सकते। उन्होंने कहा कि मुझे ना रोकें बीबी, मुझे बोलने दें और मैं बोल के रहूंगा, नहीं तो मुझे शो में बुलाया ही ना करें। इस पर एंकर ने सवाल पूछा कि खलीलुर रहमान कमर साहब, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। उन्होंने माइक उतार कर फेंका और वो चले गए, ऐसे जाहिर किया कि उनसे बात कर ही नहीं सकता कोई। इस पर आरिफ अमीद भट्टी साहब ने कहा, बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान में इज्जत और शोहरत और पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। वक्ती शोहरत के लिए हम सब कुछ कर गुजरते हैं और उस शोहरत का हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और साथ साथ हमें अल्लाह की याद नहीं आती जब हम ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शोहरत के लिए हों, चाहे वो पैसे के लिए हों, या चाहे वक्ती तौर पर इज्जत कमाने के लिए ये सारे वाकयात किए जाएं। अंसार अब्बासी साहब बोले, गवर्नेंस के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि इसी दौरान पुलिस की काफी सारे तबादले किए गए थे। वो कहते हैं हमारे पूरी कौम का इज्तिमाई मसला है कि आप हमारी साफत देख लें, हमारा दूध बेचने वाला देख लें, हमारी पुलिस देख लें, हमारी ब्यूरोक्रेसी देख लें, हमारे मिनिस्टर्स देख लें, हमारे किसी भी शख्स को उठा लें, किसी भी ओहदे से उठा लें, हमारे मदरसों के हालात देख लें, सब जगह पर करैक्टरलेस लोग नजर आते हैं। ऐसी हरकतें हो रही हैं जो कि अखलाकियात के मावरा हैं। ये हमारे करैक्टर की मुख्तलिफ अशकाल हैं, ये हमारे करैक्टर की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं करैक्टर बिल्डिंग की जरूरत है। वो कह रहे हैं करैक्टर बिल्डिंग नहीं हो पा रही, हमारा किरदार सामने नहीं आ पा रहा, हमारा जो किरदार है वो खोखला हो चुका है, हमारी ज़हनियत खोखला हो चुकी है। करैक्टर बिल्डिंग की वो कह रहे हैं इस कौम को ज़रूरत है। और उसके बाद बैरिस्टर एहतशाम साहब अपने शो में कहते हैं कि मैं पहले भी कहता था कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त ट्रेंड बनाए गए थे कि मर्द होने पर हमें शर्म आती है और पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है। मैं तब भी कहता था कि मर्दानगी और पाकिस्तानियत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पर एक डिफरेंट इशू है। इसको मर्दानगी इस्लाम या पाकिस्तान के साथ ना जोड़ा जाए, बल्कि लाहौर के साथ भी ना जोड़ा जाए, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है। लेकिन उसके बाद इकरारुल हसन साहब, जिन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू किया था एक यूट्यूबर के साथ मिलकर, और वो भी इंटरव्यू मिलियंस में गया, बड़ी ज़्यादा रकम भी उससे कमाई गई हैं, वो लिख रहे हैं
औरत के नाम से नफरत करने वाले आयशा अकरम को बदकार और फाहिशा साबित करने पर माफी मांगेंगे। अगर ये सच है तो आयशा तो ब्लैकमेलिंग का शिकार एक लड़की साबित हुई। शुक्र है कि हुकूमत पंजाब, पंजाब पुलिस, FIA सब इस केस में संजीदा हैं। इस केस को मुल्की तारीख की एक मिसाल बनना चाहिए। और उसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं, बाकी रहा रेम्बो तो खून के एहतियात देते, मदद करते और मुल्क को सरसब्ज बनाते। टीम सरेआम के 16 लाख जांबाज गवाह हैं कि यह शख्स कभी भी टीम सरेआम की इस रजाकाराना फोर्स का हिस्सा नहीं था। टीम सरेआम की शर्ट तो चंद सौ में बनवाई जा सकती है। अब हम इस जालसाजी पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि रेम्बो के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो टीम सरेआम का हिस्सा है और इसीलिए इकरारुल हसन ने शायद इस इशू को बहुत ज्यादा उठाया है। कहने का मकसद यह है कि अब जो भी रद्दमल सामने आए, आयशा अकरम खुद सामने आकर कह रही है ये मामला सारा स्क्रिप्टेड था, इससे पूरे मुल्क की बदनामी हुई है, इससे मर्दों के मुंह पर एक धब्बा लगा है। अब सवाल यह है कि ये सारा धब्बा किस तरह धोया जाएगा? जो इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर साख खराब हुई है उसका क्या होगा? बड़ा अहम सवाल आपके सामने छोड़े जाता हूं। पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर कई बार पाबंदी लगी और कहा यह गया कि रेवेन्यू का सोर्स है, एक मॉडर्न दुनिया है, यहां पर इन पर आप पाबंदी और रेगुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अहम सवाल यह है टिकटॉकर्स का टैलेंट क्या है पाकिस्तान में? यकीन कीजिए, आप बेशुमार टिकटॉकर्स को देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिएटिव हैं, लेकिन बेशुमार टिकटॉकर्स को आप देख लें, वो गैर अखलाकी हरकतें करके एक रेवेन्यू बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, जो कि एक बड़ा अहम और मेजर सवालिया निशान है कि आया इसको आने वाले दौर में रेगुलेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।